Hello everyone, welcome back to my channel Study Miles with SS. Hope so you all are good. So in the previous video we have covered some MCQs of business management. Okay, 25 questions थे लेक्चर फर्स्ट में, और आज जो है दूसरा लेक्चर है, दैट इज़ द लास्ट लेक्चर. In this also we will going to cover rest of the 25 questions. टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, जो कि लेक्चर फर्स्ट में 25 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिया था, और आज जो है सेकेंड लेक्चर है, इसमें भी हम आगे के 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे. सो दोस्त हु हैवंट वॉच दैट वीडियो, आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप उस लिंक के थ्रू जाके वो वीडियो देख सकते हैं. ओके, उसमें 25 क्वेश्चंस हो गए हैं, आगे के 26 क्वेश्चंस से लेकर के लास्ट 50th क्वेश्चन तक आज हम कवर करेंगे. एंड ये क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल क्वेश्चंस हैं. इस क्वेश्चंस में हमने एजर्शन रीज़न के क्वेश्चंस डाले हैं. ओके, मैच द फॉलोइंग है, जो कि ट्रेंड है आजकल. सारे क्वेश्चंस, सारे एग्ज़ाम्स में यही एजर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस ही पुट ऑन किए जाते हैं, और वन लाइनर्स क्वेश्चंस भी हैं कुछ. सो दीज 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस we will be covering in this video as well. And if you are new to my channel, I highly request you to subscribe my channel. वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए. एंड मोर ओवर, इफ़ यू वांट टू अटेंड लाइव क्विजेस, डेली क्विजेस ऑफ पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और सिंपली अगर आप टेलीग्राम के सर्च बार पे सर्च करेंगे स्टडी माइल्स विद SS, आपको चैनल ज़रूर दिख जाएगा. और थर्ड और है, आप अगर ये टाइप करेंगे स्टडी माइल्स 2020 बिना स्पेस दिए तो भी आपको मेरा चैनल मिल जाएगा. सो ये 3 तरीके हैं जिनके थ्रू आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पे आपको PDFs मिल जाएगी. ओके, डेली के आपको क्विजेस प्रोवाइड किए जाएंगे और लाइव क्विज भी कंडक्ट कराया जाएगा. ओके, सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट जो है फ्रॉम क्वेश्चन 26. चलो, क्वेश्चन 26 क्या कह रहा है? इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस एनी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स और रिसोर्सेज दैट आर एक्सेप्शनल और यूनिक आर द ऑर्गेनाइजेशंस. एंड वन मोर थिंग, ये जो लेक्चर है ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स तो देख ही सकते हैं, साथ में ये जिनका सेकंड पेपर मैनेजमेंट है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी BM के क्वेश्चन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूनिट सारे उसमें भी कवर हैं. सो आप ये वीडियो देख सकते हैं, आपके लिए बेनिफिट ही होगा. चलो अब स्टार्ट करते हैं. व्हाट द क्वेश्चन सेज, इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की प्रक्रिया में एनी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स और रिसोर्सेज दैट आर एक्सेप्शनल और यूनिक, जो एक्सेप्शनल है, यूनिक है, आर द ऑर्गेनाइजेशंस. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो स्किल्स होते हैं, वो रिसोर्सेज होते हैं, अगर वो एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल मतलब कि उसके जैसा बाकी किसी के पास नहीं है, यूनिक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहलाता है? वो ऑर्गेनाइजेशन का कोर कॉम्पिटेंसीज कहलाता है. कोर कॉम्पिटेंसीज क्या है? वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दैट मेक अ बिजनेस को या किसी इंडिविजुअल को स्टैंड आउट करता है फ्रॉम द अदर पार्टी या फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटर, दूसरे कॉम्पिटिटर से अलग हट के दिखाता है. तो ये होता है कोर कॉम्पिटेंसीज. इसका होगा ऑप्शन बी, इसका होगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है फंक्शनली, अ लीडर इज पार्टली एन मैनेजर. और रीज़न है अ लीडर डज ऑल द मैनेजमेंट फंक्शंस. फंक्शनली कहा गया है कि फंक्शन, अगर वो फंक्शन परफॉर्म करेगा तो लीडर इज़ पार्टली अ मैनेजर. हाँ, अगर लीडर कोई भी फंक्शंस, मैनेजमेंट फंक्शंस की प्रक्रिया करेगा तो वो मैनेजर पार्टली कहलाएगा डेफिनेटली. रीज़न है अ लीडर डज ऑल द मैनेजमेंट फंक्शंस. नो, नॉट नेसेसरीली. लीडर जो है ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे मैनेजमेंट फंक्शंस को संभाले, बट एक मैनेजर होगा तो वो सारे के सारे मैनेजमेंट फंक्शंस को देखेगा. सो रीज़न मेरा गलत है और एसर्शन क्या है? मेरा सही है. सो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स. इसका होगा ऑप्शन सी. ज़रूरी नहीं है कि लीडर जो है सारे मैनेजमेंट फंक्शंस को कैरी ऑन करे. कुछ फंक्शंस को वो होल्ड ऑन कर सकता है, देख सकता है, बट सारे के नहीं. लेकिन हाँ, अगर लीडर है तो वो मैनेजर का, अगर
रोल कर रहा है तो वो पार्टली मैनेजर ज़रूर कहलाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है 28, अ मैनेजर डेलीगेट्स अथॉरिटी एजर्शन है। मैनेजर वांट्स टू श्रिंक हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजर जो है अपना अथॉरिटी क्या डेलीगेट करता है। डेलीगेट करना मीन्स एक तरह से ट्रांसफ़र करना। ठीक है, ए जो है मैनेजर है, ए ने अपना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बी को दे दिया, डेलीगेट कर दिया, तो ये अथॉरिटी अपना डेलीगेट कर दिया बी को। मैनेजर वांट्स टू शिर्क हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स तो सही हैं, बट आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, सो इसका होगा ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अगेन मैच द फॉलोइंग है। लीडरशिप की कुछ थ्योरीज दिया गया है और एलिमेंट्स दिया गया है, किसने किस थ्योरी में क्या बात कही गई थी। द ग्रेट मैन थ्योरी में ये कहा गया था कि लीडर्स जो है वो पैदा होते हैं, उन्हें बनाया नहीं जाता है, तो लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। सिचुएशनल थ्योरी होता है जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलता है। अगर कोई भी मैनेजर सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करेगा तो उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब सपोज़ ऑर्गेनाइजेशन में लॉस, ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को वो कैसे बियर करे, ठीक है, उसको कैसे प्रॉफिट में चेंज करे, वो सिचुएशन के बेस पे मैनेजर को थिंक करना पड़ेगा, उसका थॉट प्रोसेस वैसे ही चलाना होगा। सो सिचुएशनल थ्योरी होता है एज पर सिचुएशंस। फंक्शन थ्योरी होता है फॉलोअर्स, कितने ज़्यादा आपके फॉलोअर्स हैं। और लाइफ साइकिल थ्योरी जो होता है वो पर्सन एंड ग्रुप। सो इसका मैंने सीधा मैंने ऑप्शंस दिया है, 29 का होगा ए, 1, 2, 3 एंड 4। चलो अगेन मैच द फॉलोइंग। थ्योरीज ऑफ लीडरशिप दिया हुआ है और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कौन सा लीडर किस कैटेगरी में आता है। द फॉलोअर थ्योरी क्या है? फॉलोअर थ्योरी क्या कहता है कि लीडर जो है वो लीडर ही रहेगा। ओके, ए का 3 कहाँ पे है? ए में भी है और बी में भी है। फिर बिहेवियरल थ्योरी क्या कहता है कि पर्सनालिटी आपका कैसा, आपका बिहेवियर कैसा, आपका बिहेवियर ही डिटरमाइन करता है कि आप लीडर बनोगे कि नहीं बनोगे। ग्रेट मैन थ्योरी क्या बोलता है? ग्रेट मैन थ्योरी बोलता है कि आपका जो कैरेक्टर है, आपका चरित्र है, वो बताता है कि आप लीडर बनोगे कि नहीं बनोगे, या आपके अंदर लीडर वाली क्वालिटीज़ है कि नहीं है। और ट्रेड थ्योरी क्या बताता है? ट्रेड थ्योरी बताता है कि लीडर जो होना चाहिए वो इफेक्टिव लीडर होना चाहिए। सो ए का 3 होगा, बी का 4 होगा, सी का 2 और डी का 1। तो 30 का क्या होगा? ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन है सेम। द टर्म्स लीडर एंड मैनेजर आर इंटरचेंजेबल। हाँ, अगर लीडर अभी जस्ट ऊपर पढ़ा ना कि लीडर जो है वो पार्टली मैनेजर हो सकता है, तो उसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। यस, इंटरचेंजेबल है। लीडरशिप इज अ सब क्लास ऑफ मैनेज। नेक्स्ट स्टेटमेंट है लीडरशिप इज अ सब क्लास ऑफ मैनेजमेंट। नहीं, अगर यहाँ रीज़न में अगर होता कि मैनेजमेंट इज अ सब क्लास ऑफ लीडरशिप, तो ये स्टेटमेंट सही होता। या अगर स्टेटमेंट में ये होता लीडरशिप इज अ सुपर सेट ऑफ मैनेजमेंट, तो भी ये स्टेटमेंट सही होता। बट लीडरशिप जो है वो मैनेजमेंट का सब क्लास नहीं होता है, मैनेजमेंट लीडरशिप का सब क्लास होता है। ठीक है, तो डेफिनेटली रीज़न मेरा गलत है, एजर्शन सही है। 31 का क्या होगा? सी होगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैस्लोस की नीड हायरार्की थ्योरी है और कुछ फैक्टर्स हैं। ओके, अब देखेंगे हम सेल्फ एस्टीम क्या होता है, कितना पावरफुल है हम सेल्फ एस्टीम। सोशल क्या होता है? एप्रिसिएशन, कि हम कितना ज़्यादा हमको सोसाइटी से एप्रिसिएशन मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है। सेफ्टी क्या हुआ? सेफ्टी नीड्स में प्रोविडेंट फंड, दैट इज सेफ्टी नीड्स। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या हुआ? पोटेंशियल कंट्रोल। तो ए का 1 होगा, बी का 3 होगा, सी का 4 होगा एंड डी का 2 होगा। 1 3 4 2, दैट इज ऑप्शन डी। 32 का क्या होगा? ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट अगेन मैच द फॉलोइंग है। ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी दिया हुआ है और उसके डेवलपर्स दिए हुए हैं। कंटिजेंसी थ्योरी क्या होगा? फिडलर। ओके, डिसीजन थ्योरी किसने दिया था? बर्नार्ड ने दिया था। सिस्टम थ्योरी
हर्बर्ट साइमन ने दिया था, और क्लासिकल थ्योरी क्या था, टेलर ने दिया था। 1, 3, 2 एंड 4, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एस्पेरेट डी कॉप्स। एस्पेरेट डी कॉप्स का क्या मतलब हो गया, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, उसका टॉपिक है ये। एस्पेरेट डी कॉप्स का मतलब होता है कि जो यूनिटी है वो स्ट्रेंथ है, एकता में सबसे बड़ी शक्ति होती है, दैट इज यूनियन इज स्ट्रेंथ। ओके, 35 है एजर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है। चेस्टर बर्नार्ड आइडेंटिफाइड कम्युनिकेशन चैनल्स विद चैनल्स ऑफ अथॉरिटी। इन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया था कि कम्युनिकेशन चैनल्स जो होते हैं चैनल्स ऑफ अथॉरिटी से ही आते हैं। ओके, रीज़न है चेस्टर बर्नार्ड थिंक्स दैट अ कम्युनिकेशन दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड कैन हैव नो अथॉरिटी। इन्होंने ये कहा था कि कम्युनिकेशन जो नहीं समझा, वैसा अगर कम्युनिकेशन कोई नहीं समझ पा रहा है तो उसके पास किसी तरह की कोई अथॉरिटी नहीं होगी। सो इन्होंने ये कहा था, इनके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट है, तो दोनों स्टेटमेंट सही तो है बट रीजनिंग जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही एजर्शन का, दैट इज़ वाई ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। 36 है अ स्ट्रैटेजी कैन बी डिफाइंड एज a plan designed to reach long-term objectives, a specific narrow plan designed to achieve tactical planning, designed to be the end of tactical planning, none of the above। तो स्ट्रैटेजी क्या होती है, रणनीति होती है। तो रणनीति क्या होता है, प्लान होता है जो हम डिज़ाइन करते ताकि हम अपने फ्यूचर गोल्स को अचीव कर पाएँ। अ प्लान डिज़ाइन टू रीच लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। अगेन 37 मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। ऑथर्स है और पब्लिकेशन मीन्स क्या बुक इन्होंने लिखी थी, क्या पब्लिकेशन इन्होंने दिया था। पीएफ ट्रकर ने क्या दिया था, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। ब्लैंचार्ड बिहेवियर और पॉल हर्से ने क्या दिया था, मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। पार्किंसन ने क्या दिया था, अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट। ओके, और ये स्किटमिट एंड टेनेनबम ने क्या दिया था, लीडरशिप पैटर्न। ये होगा लीडरशिप पैटर्न, ये 5 है, हाउ टू चूज दी लीडरशिप पैटर्न। सो ऑप्शन होगा 1, 2, 3 एंड 5। ओके, 1, 2, 3 एंड 5, ये ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट है एजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है 38। लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिपोर्ट टू वन मैनेजर। ओके, सही है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिपोर्ट करेंगे सिर्फ एक मैनेजर को। ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ टॉल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, टॉल है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है बट कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, सो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। एजर्शन रीजन का क्वेश्चन है मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट इज नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। फर्स्ट एजर्शन कह रहे हैं मैनेजमेंट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ पीपल। ओके, पीपल के डेवलपमेंट को ही मैनेजमेंट कहते हैं, पीपल को कैसे मैनेज करना है वही मैनेजमेंट होता है। रीज़न है मैनेजमेंट इज़ नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। मैनेजमेंट डायरेक्शन ऑफ थिंग्स नहीं बल्कि डायरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है। गोल्स है आपका या ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ओके, सो मेरे दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हैं, करेक्ट है। मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट इज नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स, बोथ ओ एन आर ट्रू। 40th है पर्पस ऑफ प्लानिंग इज टू इंश्योर, प्लानिंग का जो पर्पस है क्या इंश्योर करता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ह्यूमन और रिसोर्सेज को की यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करना, यही है प्लानिंग का पर्पस। 41 है बुक्स है और ऑथर्स है। शॉप मैनेजमेंट किसने दिया था, F.W. टेलर ने दिया था। मैनेजमेंट एंड वर्कर F.J. रोथ्सबर्गर ने दिया था, बर्जर ने दिया था सॉरी। फिर है सोशल प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, ये किसने दिया था, ये दिया था मेरा एल्टन मायो ने दिया था। और ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज ये डॉगलस में ग्रेगोर ने दिया था। ओके, सो इसका क्या बनेगा 3, 4, 1 एंड 2, 3, 4, 1 एंड 2, दैट इज
ऑप्शन बी, 41 का ऑप्शन बी होगा। 42 एजर्शन रीज़न का क्वेश्चन है, एक्सटर्नल अलाइनमेंट ऑफ वेजेस रेट्स इज पॉसिबल ओनली व्हेन इंटरनल अलाइनमेंट इज अचीव्ड। हाँ, अगर जब तक हम इंटरनली ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल्स है मेरे, इंटरनल अलाइनमेंट है, उसको जब तक हम नहीं अचीव करेंगे तब तक हम एक्सटर्नल अलाइनमेंट ऑफ वेजेस रेट कैसे हम ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। सपोज़ कोई भी है, जब तक आप अपने कंपनी के इंटरनल मैटर्स को नहीं देखोगे, आपको कैसे हक दिया जाएगा कि आप उसके एक्सटर्नल मैटर्स को भी संभालो, नहीं ना। पहले तो इंटरनली आपको देखना है। ओके, सो ये स्टेटमेंट क्या करेक्ट है। इंटरनल अलाइनमेंट ऑफ वेज रेट इज़ डिपेंडेंट ऑन इंक्रीज इन प्रॉफिट्स। इंटरनल अलाइनमेंट जो वेज रेट है, जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा आपको वेज रेट मिलेगा हाई। ये तो ऑब्वियस है ना, प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा तो सैलरी भी ज़्यादा होगा, बोनस भी ज़्यादा मिलेगा। प्रॉफिट अगर कम होगा तो वेज कम मिलेगा, बोनस कम मिलेगा। क्या है ये? डायरेक्ट रिलेशन है। So external alignment of wage rate is possible only when internal alignment is achieved, because internal alignment of wage rate is dependent on increase in profits. तो ये इसका सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो 42 का क्या आंसर होगा? दैट इज ए होगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज टेरी, डैश इज सेलेक्टिंग एंड रिलेटिंग ऑफ फैक्ट्स एंड यूजिंग एंड फॉर्मुलेशन ऑफ पर्पस डे एक्टिविटीज। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। जॉर्ज टेरी के अकॉर्डिंग ऐसा क्या है? सेलेक्टिंग एंड रिलेटिंग ऑफ फैक्ट एंड यूजिंग एंड फॉर्मुलेशन ऑफ पर्पस डे एक्टिविटीज़। जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ जो भी चल रहे हैं उनके फैक्ट्स को समझना, ठीक है, प्रॉपर वे मेथड्स यूज़ करना, फॉर्मुलेट करना, किस चीज़ का पार्ट है? प्लानिंग का पार्ट है। सो ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फ्रॉम टेस्ट मार्केटिंग results idea of people dash about the product can be understood। टेस्ट मार्केटिंग के थ्रू आप पीपल के आइडियाज़ को, उसके प्रोडक्ट को कैसे समझोगे? पीपल के इंटरेस्ट से ही तो समझोगे ना कि उन लोगों को प्रोडक्ट पसंद आया है कि नहीं आया। ऑल्दो दिस इज क्वेश्चन ऑफ मार्केटिंग, बट क्योंकि यहाँ पे प्लानिंग, स्ट्रैटेजी सारे टर्म्स से, इसीलिए मैंने इसको बिजनेस मैनेजमेंट टॉपिक में भी कवर किया है। तो पीपल के, कस्टमर के नीड्स को, उसके इंटरेस्ट से ही आप समझ पाओगे कि उसको वो प्रोडक्ट पसंद आया है या नहीं आया है। सो ऑप्शन ए होगा इंटरेस्ट। एजर्शन रीज़न है, कम्युनिकेशन इज़ अ डबल वे ट्रैफिक। हाँ, कम्युनिकेशन दो लोग में होता है। रीज़न है, कम्युनिकेशन इज़ ऑलवेज बिटवीन टू पर्सन्स। इट मस्ट बी रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। सी, ये जो रीज़न में दो ऑप्शन दिए आपको, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, दोनों ही ऑप्शन मैच होने चाहिए ए के साथ, या एक ऑप्शन भी मैच होगा ए के साथ तो भी हमारा आंसर बन जाएगा। सो कम्युनिकेशन इज़ अ डबल वे ट्रैफिक बिकॉज कम्युनिकेशन इज़ ऑलवेज बिटवीन टू पर्सन। हाँ, ये इसको तो प्रूव कर रहा है बट इसको नहीं प्रूव कर रहा है, बिकॉज इट मस्ट बी रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड बाय द रिसीवर, क्योंकि यहाँ पे डबल वे की बात कही गई और यहाँ पे ये कहा गया है कि रिसीव भी होता है और अंडरस्टूड भी होता है रिसीवर से, तो नहीं। तो रीज़न का जो फर्स्ट पार्ट है वो मेरा एक्सप्लेनेशन दे रहा है एसर्शन। ऑल्दो जो कम्युनिकेशन होता है वो वन वे प्रोसेस भी है, ठीक है, हमने लीनियर में पढ़ा था ना कि वन वे प्रोसेस है, और इंट्रा कम्युनिकेशन भी होता है जिसमें हम खुद से कम्युनिकेट करते हैं। बट यहाँ के अकॉर्डिंग जो आपको क्वेश्चन दिया है, ज़रूरी नहीं है कि जो आप पढ़े हो हमेशा वही सही हो। आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है कि उस क्वेश्चन में जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर सही है कि नहीं है। तो कम्युनिकेशन इज़ अ डबल वे ट्रैफिक, ठीक है, because communication is always between two persons. So here this reason is explanation giving to assertion. यहाँ पे जो reason है इसका explanation assertion properly दे रहा है. Okay, so both the reason both the reason 1 and 2 are correct, but ओनली वन इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो 45 का क्या होगा? सी होगा। दोनों ही रीज़न सही है। इट मस्ट बी रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। अपनी अपनी जगह दोनों स्टेटमेंट सही है, बट जो रीज़न है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है सिर्फ और सिर्फ वन को ए से। सो इसीलिए बोथ द रीज़न 1 and 2 आर करेक्ट, बट ओनली फर्स्ट
इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट मोटिवेशन फैक्टर्स है और यहाँ पे फैक्टर्स दिए और मोटिवेशन दिया है. मोटिवेशनल फैक्टर्स एडवांसमेंट्स में आएगा, हाइजीन फैक्टर सैलरी में आएगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन किस में आएगा, पोटेंशियल में आएगा, और फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या है मेरा, जो रोटी कपड़ा मकान, जिसको सिंपली वर्ड्स में अगर बोला जाए तो लेमन लैंग्वेज में दैट इज़ फूड. मोटिवेशनल फैक्टर्स एडवांसमेंट्स, अगर हमको एडवांस ज़्यादा मिलेगा तो हम मोटिवेटेड होंगे काम करने के लिए. होता है अगर कंपनी आपको बोनस देती है तो आप मोटिवेटेड रहते हो ना कि हाँ हमको कंपनी के गोल्स को अचीव करना है, कंपनी का जो भी गोल्स है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, उस गोल ऑब्जेक्टिव्स को वहाँ तक पहुँचाने के लिए ताकि कंपनी अचीव करे मुझे मेहनत करना होगा. तो आप ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आप वो क्या हो जाते हैं, मोटिवेटेड हो जाते हो. हाइजीन फैक्टर्स क्या है, सैलरी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पोटेंशियल, आप में कितना पोटेंशियल है, आप किस लेवल तक जा सकते हो, और फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है, जो बेसिक नीड्स जिसको कहते हैं, वो होता है फूड. सो हेंसफोर्थ ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर. चलो नेक्स्ट है अ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी अंडरटेकन टू इन्फोर्स अ पॉलिसी एंड टू अटेन एन ऑब्जेक्टिव इज नोन एज, इसको क्या कहेंगे हम, स्ट्रैटेजीज कहेंगे. ओके इसका आंसर क्या, सॉरी स्ट्रैटेजीज नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, प्रोसीजर्स होगा. यहाँ प्रोसीजर्स होगा, सी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया. ओके क्या कह रहा है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स. क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस मीन्स जैसे स्टेप्स जो है पहले 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, क्रोनोलॉजिकल में. ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 के बाद हम 3 लिख देंगे, फिर 3 के बाद हम 6 लिख देंगे, ऐसा नहीं. एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए. टू बी अंडरटेकन टू इन्फोर्स अ पॉलिसी एंड टू अटेन एन ऑब्जेक्टिव, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पहुंचने के लिए आप क्या स्टेप बाय स्टेप क्या बनाओगे, आप प्रोसीजर, आप प्रोसेस वैसा बनाओगे. सो दैट्स व्हाई प्रोसीजर्स होगा इसका करेक्ट आंसर. ओके चलो देखते हैं अब क्या नेक्स्ट है. प्लान इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बट प्लानिंग हैज़ अ पर्टिकुलर वैल्यूज़. हाँ बिल्कुल करेक्ट है. प्लान क्या है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, हम प्लान करते हैं यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे. बट प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग में हम क्या करते हैं, उसको हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं प्लानिंग में कि ऐसा हम करेंगे. ठीक है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन. इट मीन्स प्लानिंग हैज़ अ पर्टिकुलर वैल्यूज़. प्लानिंग जिस भी लास्ट के वर्ड में आईएनजी लग जाएगा मीन्स वो एक प्रोसेस में चल रहा है. ठीक है, एक प्रोसीजर उसका चल रहा है, एक प्रोसेस में चल रहा है. प्लान आर नेचुरल आउटग्रोथ्स ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस. हाँ डेफिनेटली, यस डेफिनेटली मेरा ये भी करेक्ट है. प्लान क्या है, नेचुरल आउटग्रोथ्स है प्लानिंग प्रोसेस का. प्लानिंग अगर हम प्लानिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो प्लान्स मेरे उसमें बहुत सारे बन के आएंगे कि ऐसे से ऐसा कर लेंगे, वैसे से वैसा कर लेंगे. अब सपोज़ आप कहीं भी घूमने जाने का प्लान करते हो, ठीक है, आप प्लानिंग करते हो घूमने जाने का, तो इस प्लानिंग के बीच में बहुत सारे प्लान्स आपके बन जाएंगे. अच्छा ठीक है, उस होटल में रुकेंगे तो वहाँ से बगल में वो बीच पड़ता है, हम वहाँ जाएंगे. इस जगह रुकेंगे तो यहाँ पे ये पड़ता है, वहाँ जाएंगे. तो अब उस प्लानिंग के बीच में आप बहुत सारे प्लान्स बना लेते हो. सो दोनों ही मेरा एजर्शन और रीज़न दोनों ही मेरा करेक्ट है. तो 48 का क्या होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू. नेक्स्ट है स्केलर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लाइज दैट. स्केलर चेन क्या होता है कि जो लाइन है जो अथॉरिटी की वो मेरी एकदम क्लियर है. ठीक है, क्लियरली डिफाइन कर दिया गया है कि ए को पहले बी के पास जाना है, बी को सी के पास जाना है, सी को डी के पास जाना है, फिर डी को ई के पास जाना है. अगर बी को ई के पास जाना है या सपोज़ ई को अगर बी के पास जाना है तो उसको डी और सी से होके गुजरना पड़ेगा. तो स्केलर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या इम्प्लाई करता है कि लाइन ऑफ अथॉरिटी इज डिफाइंड क्लियरली. दैट इज़ 49 का बी होगा. लास्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मैस्लो, ह्यूमन नीड्स अराइज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर. ह्यूमन नीड्स कैसे अराइज होता है, सबसे पहले मेरा क्या आता है, फिजियोलॉजिकल नीड्स आता है जिसमें रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक नीड्स होता है. ओके उसके बाद क्या आता है, उसके बाद ऊपर में आता है सेफ्टी नीड्स.
उसके बाद आता है सेफ्टी में हमको क्या चाहिए, बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए, घर होना चाहिए। सेफ्टी के बाद आता है सोशल नीड्स। सोशल नीड्स में क्या होता है, फ्रेंड्स होना चाहिए, रिलेटिव्स होना चाहिए, फैमिली होनी चाहिए। ओके, सोशल नीड्स के बाद क्या आता है, उसके बाद आता है मेरा नेक्स्ट आता है मेरा सेल्फ एस्टीम नीड्स आता है। इसमें मेरे को क्या चाहिए रहता है, इसमें मेरे को कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है, रिकॉग्निशन होना चाहिए, लोग हमको जाने पहचाने। और लास्ट में मेरा क्या आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आता है। लास्ट प्रोसेस क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स, सोशल नीड्स, सेफ्टी, ईगो आ गया, नहीं होगा। सोशल नीड्स, यहाँ भी ईगो है, नहीं होगा। ईगो, अच्छा सब में ईगो नीड्स है, मे बी मिसप्रिंट हो गया होगा, बट आप ये याद रखना, पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स आता है 1 में, सेकंड होता है सेफ्टी नीड्स, थर्ड होता है सोशल नीड्स, फोर्थ होता है सेल्फ एस्टीम नीड्स और फिफ्थ होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये इसका हायरार्की है, ठीक है, नीचे से ये ऊपर जाता है ऐसे। यहाँ पे रहेगा मेरा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, यहाँ पे रहेगा मेरा सेल्फ एस्टीम नीड्स होगा, यहाँ पे सोशल नीड्स, यहाँ पे सेफ्टी नीड्स और सबसे नीचे होगा मेरा फिजियोलॉजिकल नीड्स, द नीड फॉर एयर, फूड, वाटर, हेल्थ, ठीक है, ये सारे नीड्स होंगे। सेफ्टी नीड्स में क्या होगा, एक स्टेबिलिटी होना चाहिए, शेल्टर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। देन सोशल नीड्स में लव और बिलोंगिंग होना चाहिए, सेल्फ एस्टीम में पावर होना चाहिए, रिकॉग्नाइज कर पाए लोग हमको। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या होना चाहिए कि मेरा ग्रोथ होना चाहिए, ग्रोथ, डेवलपमेंट, कि पूरी दुनिया में मतलब हम सबसे टॉप पे रहें, ये होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सो दिस वाज द हायरार्की ऑफ नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मैस्लो। मैस्लो की ये हायरार्की थ्योरी है। ओके, सो ये लास्ट क्वेश्चन था। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा और ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर अच्छा लगा है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। और ये सारे के सारे MCQs जितने भी मैंने 50 कराए हैं, 2 से 3 तो ज़रूर आपके क्वेश्चंस में लगेंगे ही लगेंगे। सो एकदम मैं अश्योर करती हूँ कि आपको घुमा के पूछा जाए या डायरेक्ट पूछा जाए, बट ये सारे जो भी मैंने थ्योरीज़ कराए, सारे के सारे थ्योरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई हाईली रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।